इधर देखो, यहाँ लिखा है धातुओं की प्राप्ति। इधर देखो, इसके कहने का क्या मतलब हुआ? धातुओं की प्राप्ति का मतलब समझे? धातु जो है प्रकृति में कितनी अवस्था में पाए जाते हैं? प्राप्ति का मतलब पाया जाना। तो देखो यहाँ पे लिखा है धातुएं प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, पहली है स्वतंत्र अवस्था और दूसरी है संयुक्त अवस्था। जो मिल करके रहता है उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त। और जो फ्री अकेला रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वतंत्र, जो आजादी से रहता है। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि, ये सभी क्या है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली क्या है? धातु है। ठीक है, और संयुक्त अवस्था का मतलब होता है जो जुड़ करके हो, यानी कि इस पे देखो। अच्छा, इसमें एक चीज और है। स्वतंत्र अवस्था का मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम बोले थे ना स्वतंत्र, यहाँ पे थोड़ा खाली जगह छोड़ देने के लिए। स्वतंत्र अवस्था का मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी धातु पाई जाती है, चाहे वो सोना, चांदी, प्लेटिनम हो, इसमें वायु है ना, बोलेंगे स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु पर वायु के ऑक्सीजन, O2 लिख देते हैं, समझ जाओगे। O2, CO2 है ना, नाइट्रोजन और जलवाष्प का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ समझे? स्वतंत्र अवस्था में जैसे कि सोना, चांदी, ये सब जो पाया जाता है, तो इस पे जो है ना ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ेगा, न कार्बन डाइऑक्साइड का, न नाइट्रोजन, न जलवाष्प का। लेकिन वही अगर हम संयुक्त अवस्था का बात करें, जैसे लोहा, जिंक, सोडियम इत्यादि, है ना, तो उस पे क्या होगा? इन सभी का, जैसे चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, इन सभी का क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा स्वतंत्र अवस्था में। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? खनिज। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? खनिज। खनिज को हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। यहाँ पे लिखा है भूपरपट्टी। क्या लिखा है? यहाँ पे देखो, पृथ्वी जो होता है ना, पृथ्वी, ये लिखना नहीं, बस ऐसे समझ लो। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, पृथ्वी की ऊपरी सतह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूपरपट्टी। ठीक है, इसी भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु युक्त, जिसमें धातु विद्यमान हो, उपस्थित हो, ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? खनिज कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ पे लिखा है सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग CaCO3 बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी क्या है? इत्यादि यहाँ पे कर सकते हैं। और होता है, ठीक है, और होता है खनिज। तो खनिज समझे क्या है? भूपरपट्टी में जितने भी प्राकृतिक रूप से, यानी गॉड गिफ्टेड जो भी धातु जो कि ठोस रूप में पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। खनिज से हमें क्या प्राप्त होता है? अयस्क प्राप्त होता है। देखो लिखा है, वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अब देखो, खनिज से प्राप्त होता है अयस्क, अयस्क से भी खनिज प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। देखो इसलिए यहाँ पे लिखा है सभी अयस्क खनिज है, क्योंकि जितने भी अयस्क है वो खनिज से बना है, इसलिए सभी अयस्क क्या है? खनिज है। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, उल्टा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अयस्क के कुछ प्रकार है, जैसे देखो यहाँ पे अयस्कों के प्रकार। अयस्क मुख्य रूप से, है ना, मुख्य रूप से
मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 करके यहाँ पे हम लिख दिए हैं। पहला जो अयस्क है वो है ऑक्साइड अयस्क। ठीक है बच्चा, कौन सा अयस्क है? ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड अयस्क में आ जाता है हमारा हेमेटाइट। अच्छा, यहाँ पे डॉ लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या होगा? यहाँ पे टॉ होगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होगा, सूत्र, रासायनिक सूत्र, वो क्या होगा? Fe2O3। याद कर लेना, है ना। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 N2 में हो जाएगा 2H2O। ठीक है बच्चा, ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों क्या है? ये दोनों ऑक्साइड अयस्क के उदाहरण है। ठीक है, उसी प्रकार है सल्फाइड अयस्क। तो जैसे कॉपर ग्लांस हो गया, है ना, कॉपर ग्लांस बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, कॉपर ग्लांस। ये हो गया Cu2S, यानी कॉपर सल्फाइड। ये क्या है? कॉपर सल्फाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लांस। उसका जिंक ब्लेंड, इसको बोलते हैं ZnS। जिंक, Zn से जिंक और S से सल्फाइड, यानी कि जिंक सल्फाइड। देखो ना, सल्फाइड अयस्क है, कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, यानी कहने का मतलब कि इसका दूसरा नाम हो जाता है कॉपर ग्लांस, और ये है जिंक सल्फाइड, तो इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। कार्बोनेट अयस्क है, जो कि चूना पत्थर होता है। ठीक है, और चूना पत्थर का जो फॉर्मूला सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो हो जाएगा CaCO3। देखो, Ca से क्या होगा? कैल्शियम, और CO3 से कार्बोनेट, तो हुआ ना कार्बोनेट अयस्क, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और ये है जिंक कार्बोनेट, जिसको हम लोग अलग नाम से जानते हैं, कैलेमाइन। ठीक है, कैलेमाइन। उसके बाद हैलाइड है, हैलाइड अयस्क है, ये चौथा प्रकार है इसका, जिसको रॉक साल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, हैलाइड क्लोराइड, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? अयस्कों के प्रकार। ठीक है, अब देखो, खनिज पढ़ लिए, अयस्क पढ़ लिए, अब दोनों के बीच में क्या पढ़ेंगे? अंतर पढ़ेंगे। देखो, अंतर में देखो, यहाँ पे एक साइड याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा। देखो, ये वाला तो खनिज का डिफिनेशन हो जाएगा, पहला पॉइंट। अयस्क का परिभाषा हो जाएगा, जो पीछे हो चुका है। ऐसे याद करोगे वो वाला, तो ये दोनों तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, खनिज निम्नलिखित अंतर है, ऐसा लिखोगे एग्जाम में, सवाल रहेगा खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिखना कि खनिज एवं अयस्क में निम्नलिखित अंतर है, और 2 पार्ट कर देना, एक साइड लिखना खनिज और दूसरी ओर क्या लिखना? अयस्क। हाँ, ऐसे ही सेम लिखना है। ठीक है, और एक एक करके नंबर दे करके एक एक करके लिख लेंगे। एक साइड वाला पहले लिख लेना, या तुम्हारे ऊपर है, तुम दोनों लिखते जाओ, 1 1 2 2 ऐसे लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या लिखा है, ऊपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाता है। ठीक है, इसमें भी बोल दो, जो खनिज से प्राप्त हो जाता है। देखो, वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त हो जाता है या प्राप्त की जा सकती है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? अयस्क बोल देंगे। अब यहाँ से थोड़ा ये नया नया पॉइंट है। नया पॉइंट क्या है कि सभी खनिजों में धातु की जो प्रतिशत मात्रा है ना, यानी कि धातु कितने प्रतिशत के रूप में पाए जाते हैं, तो वो इसमें क्या होता है, खनिज में एक समान नहीं होता है, सभी खनिज में अलग अलग होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर हम अयस्क का बात करें, तो सभी अयस्कों में धातु की जो प्रतिशत मात्रा है पर्याप्त होती है, मतलब लगभग